ध्यान दो, देखो सुनो इधर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर क्या गिवन है, हैवी वाटर। बेटे दो तरह का वाटर होता है, एक होता है सिर्फ वाटर, सिंपल वाटर भी कह सकते हो, और एक होता है बेटे हैवी वाटर। हैवी क्यों बोला, क्योंकि वो ड्यूटीरियम से मिलकर के बना हुआ है। ये लो बेटे हैवी वाटर, क्योंकि ये ड्यूटीरियम से मिलकर बना है। ड्यूटीरियम का मास क्या होता है, लिटिल बिट हाई होता है, ज्यादा होता है। हाइड्रोजन का मास अगर 1 है, प्रोटियम का मास 1 है, तो ड्यूटीरियम का मास बेटे क्या होता था, 2 होता था उसका मास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। अब आपके पास H2O का मास कितना बना। अगर मैं H2O की बात करता हूं तो उसका स्टैंडर्ड मास, मोलर मास कितना, 18। और बेटे अगर मैं D2O की बात करूं, एक अकेले ड्यूटीरियम का मास कितना होता है, 2। तो आपके पास दो ड्यूटीरियम में कितना मास बन गया बताओ, 4। प्लस में एक ऑक्सीजन का मास 16, मिला के कितना हो गया, 20। अब आप लोगों ने जो केमिकल कंपाउंड नए वाला लिया है, उस नए वाले केमिकल कंपाउंड में 50% तो है हैवी वाटर, यानी 20 का 50 कितना आ गया, 10 ग्राम। तो बचे बचा हुआ हमेशा क्या होता है, वाटर होता है। अगर 50% हैवी वाटर तो बचा हुआ 50% सिंपल वाटर होगा। बताओ बेटे, सिंपल वाटर 18 ग्राम उसका स्टैंडर्ड मास होता है, तो उसका 50% कर दो, 9 ग्राम। आपका आंसर कितना आएगा, 19 ग्राम आएगा। जो आपको एमसीक्यू असाइनमेंट में दे चुका हूं, उस एमसीक्यू असाइनमेंट में भी इस तरह के क्वेश्चन, सेम ये क्वेश्चन भी है। ठीक है बेटे, तो मैं आगे की तरफ बढ़ सकता हूं। बताओ बेटे फटाफट जल्दी से। जो बच्चे लेट आए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से देखते रहना, डाउट हो तो फिर मुझसे पूछ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटे। हाँ जी, तो बेटा टाइम वेस्ट मैं नहीं करना चाह रहा, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, तो चलें। सर ओके बेटा, हाँ जी बेटे जल्दी से बताओ। ये 20 का आगे आपने क्या लिखा है, D2O? D2O बेटे, D2O ये ड्यूटीरियम से मिलकर बना हुआ है। 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ड्यूटीरियम के बारे में। तो ये इसका मास थोड़ा ज्यादा होता है, तो ड्यूटीरियम से बना हुआ जो वाटर लाइक फॉर्मूला है उसे बोलते हैं हैवी वाटर। ठीक है, ये पीने में काम नहीं आएगा बेटे। अगर सपोज करो Okay, sir. किसी इंसान ने से हैवी वाटर को पी लिया ना बेटे, तो ज्यादा तो नहीं, बस 2-4 घंटे में निकल लेगा वो बंदा। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, क्या रीजन हो सकता है, दुर्लभ बताओ बेटा। दुर्लभ बताओ बेटे। सर अगर इसमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होंगे जिसकी वजह से सर उसमें शायद हाइड्रोजन ज्यादा होता है ना, हमारी बॉडी से रिएक्ट हो जाए। नहीं 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 नहीं, जल्दी फटाफट जल्दी से। दुर्लभ, आपका आंसर दुर्लभ हो गया हमारे लिए, प्लीज बताइए। जी नहीं अंशी, हाइड्रोजन इन एक्सेस, नो प्रॉब्लम। हाइड्रोजन अंदर ज्यादा चली गई, क्या हुआ, आग लग जाएगी। सर ड्यूटीरियम में से रेडिएशन निकलती है क्या, ओके। और स्ताव्य कहना है सर पॉइजनस है, सर वो हमारी बॉडी के लिए फिट नहीं होगा। ओके अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बेटे क्या होता है। अच्छा ये मत सोचना कि कोई एक्स्ट्रा ज्ञानवर्धक बातें चल रही हैं, ठीक है सिया। आपके सिलेबस में है बेटे, ये बताऊं कौन से चैप्टर में, आपका पूरा का पूरा चैप्टर है हाइड्रोजन, नाम है उसका, चैप्टर नंबर 9 आपके सिलेबस में है। और वहां पर पूरा का पूरा आपके रिपीट में आएगा ये, ठीक है। ध्यान दो बेटे, जो बच्चे अभी लेट आए हैं, आपकी स्क्रीन पर जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो ऐसे बच्चों का डाउट था, 1-2 बच्चों का, मैंने इसलिए ये बताया उनको। आप स्क्रीनशॉट ले लो, डाउट अगर आता है तो फिर मुझसे पूछ लेना अलग से, ठीक है। लेकिन अभी जो मैं बात कह रहा हूं, मैंने बोला एक होता है H2O, ये तो है सिंपल वाटर जो हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, डेली रूटीन लाइफ में पीते भी हैं। लेकिन एक होता है D2O, ये क्या है, हैवी वाटर,
बेटे इसको हैवी वाटर क्यों बोला? क्योंकि ये ड्यूटीरियम से मिलकर बना है। ड्यूटीरियम का मास डबल होता है। अगर H का मास यानी प्रोटियम का मास अगर 1 है तो ड्यूटीरियम का मास कितना 2 होगा और ट्रिटियम का मास कितना 3। शायद से तुम लोगों ने आपकी लॉ क्लासेस में पढ़ रखा है, ठीक है, 9th-10th स्टैंडर्ड में। तो बेटे ड्यूटीरियम से मिलकर के बना है तो D का मास डबल हो गया, तो मास थोड़ा ज्यादा हो गया। बेटे अगर किसी भी पार्टिकल का मास अगर ज्यादा है, मैं ऊपर की तरफ डंडा लगा रहा हूं, इसका मीनिंग मैं इंक्रीज नेचर को शो कर रहा हूं। किसी केमिकल का मास अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी काइनेटिक एनर्जी कंपैरेटिवली क्या काउंट होगी? कम काउंट होगी। उसका आपकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट क्या काउंट होगा बेटे? कम काउंट होगा। आपकी बॉडी में वो जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पा रहा। बेटे वाटर एक ऐसा केमिकल है जो आपकी बॉडी में बड़े सारे फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तुम लोग खाना खाते रहो और पानी मत पियो तो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब तुमने पानी की जगह क्या पी लिया? D2O पी लिया। अब D2O का मास क्या है? ज्यादा। मास अगर ज्यादा है तो उसको रिएक्ट करने में टाइम क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। उसको रिएक्ट करने में टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, खाने का टूटना फूटना, एब्जॉर्ब होना, एनर्जी देना, वो मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा कम हो गया तो आपकी बॉडी के कुछ ऑर्गन धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे या कम कर देंगे और अल्टीमेटली बड़ी सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाएंगी। तो एक तरह से बॉडी डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया बेटे? एग्जैक्ट आपको ये वाली वर्डिंग आपके 9th उसमें करनी है, चैप्टर में करनी है। मेरे नोट्स के अंदर आपको ये पूरा का पूरा लिखा मिलेगा, ठीक है बेटे? तो मास अगर ज्यादा है तो क्या होगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, उसका हमारी बॉडी में किसी भी तरह का प्रोसेस काफी स्लो डाउन हो जाएगा, यानी कि उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, यानी कि उसका मेटाबॉलिज्म यानी उसका खुद का डाइजेस्ट होना और हमारी बॉडी के अंदर पड़े हुए फूड प्रोडक्ट को डाइजेस्ट करना ये काफी कम हो जाएगा। अल्टीमेटली बॉडी को प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, बॉडी का हर ऑर्गन ढंग से काम नहीं कर पाएगा। बेटे अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं था, ध्यान दो बेटे। अब हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। सुनिए, सबसे पहले थोड़े से दर्शन एक बार करवा देता हूं मैं आपको। बेटे ये क्या नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर? क्या नजर आ रहा है बताना फटाफट जल्दी से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप पढ़ चुके हैं, इसके न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो बेटे। नेक्स्ट है बेटे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब बताओ बेटे ये अल्टीमेटली आप कंप्लीट कर चुके हो या नहीं कर चुके हो? प्रणब ने पूरा नहीं किया बट बाकी बच्चे कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो वेव नेचर, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आप कर चुके हो। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में बेटे क्या क्या पढ़ चुके हो? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी तो पढ़ ली बेटे। 4 फिनोमिना थे जो मैक्सवेल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन किसने एक्सप्लेन कर दिए थे बेटे? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन कर दिए थे। उसमें कौन कौन सा पढ़ चुके हो? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया। तीसरा एक और क्या पढ़ा है बेटे? प्लीज बताओ, तीसरा एक और क्या पढ़ा है बेटे? बताओ बताओ जल्दी से बताइए। टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉलिड है। एग्जैक्टली, टेम्परेचर वेरिएशन पढ़ चुके हो। तो बेटा 4 कॉन्सेप्ट तो नहीं हुए ना फिर? अभी एक कॉन्सेप्ट तो अभी बाकी है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, किसी ने नहीं पढ़ा तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। टेम्परेचर वेरिएशन वाला पॉइंट पढ़ चुके हैं। वो 4th पॉइंट कौन सा पेंडिंग है? 4th पॉइंट कौन सा पेंडिंग है बताओ जल्दी से। 4th पॉइंट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये वाला था वो, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो अब हम इसको पढ़ने लगे हैं। और सुनो बेटे, देखो थोड़ा सा स्क्रीन को एक बार ऊपर करूंगा तो मेरी डिस्टरबेंस होगी, लेकिन जरूरी एक बार दर्शन करवाने। कुछ बच्चों को तो बेचारों को टाइम नहीं मिलता होगा ना घर पर नोट्स को ओपन करने का। ये देखो बेटे, देखो साधव, पहले एक बार बेटे इस पर ध्यान देते हैं। नहीं आएगा साधा, उसमें से कुछ नहीं आएगा बेटा। हाँ जी बेटे ध्यान दो फटाफट। ये देखो एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट, ये मैं ब्लू कलर को हटा रहा हूं यहां से। ये बताओ बेटे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो? पढ़ चुके हो ना?
बेटे इसके अंदर वेव नेचर और क्या, दूसरा क्या है पार्टिकल नेचर। बेटे वेव नेचर को एक्सप्लेन किसने किया था, मैक्सवेल ने। पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किसने किया था, प्लैंक्स ने। बेटे वेव नेचर 4 फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं कर पाई, वो किसने एक्सप्लेन कर दिए थे, वो पार्टिकल नेचर ने एक्सप्लेन कर दिए थे। मैं हाईलाइट कर रहा हूं, देखो बेटे मेरा कर्सर वहां पर है, ठीक है। अब बेटे वेव नेचर जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और उनको एक्सप्लेन कर दिया पार्टिकल नेचर ने, वो 4 फिनोमिना कौन कौन से थे, उसमें से 3 फिनोमिना पढ़ चुके हो। चौथा फिनोमिना पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है ये दूसरे पॉइंट में है, ये सेकंड वाले पॉइंट में वही 4th फिनोमिना लिख रखा है। क्या एग्री करते हो क्या आप लोग, बताओ मुझे। स्टडी ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। कुछ याद आ रहा है मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने कहा था बेटे जिस दिन तुम ये फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट कर दोगे ना, जब आप ये फर्स्ट वाला पॉइंट कंप्लीट कर दोगे तो एग्जैक्टली आपका कौन सा पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको सिर्फ फर्स्ट पढ़ना है, सेकंड तो ऑटोमेटिकली डन अपने आप हो जाएगा। तो बेटे अब क्या हमारा रहता है, बताओ क्या हमारा रहता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो क्या स्टार्ट करें फिर आज की जर्नी बेटे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्पेक्ट्रास कंप्लीट अपने कर देने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, सुनिए इसके बाद। कनिष्ठ ने व्हाट्सएप पर एक क्वेश्चन सेंड किया, सर हैवी वाटर कहां पे यूज होता है। बेटे आपका हैवी वाटर एनालिटिकल केमिस्ट्री में यूज होता है। केमिस्ट्री के बड़े सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम हैवी वाटर को यूज करते हैं। कहां कहां कौन कौन से एक्सपेरिमेंट में, चाहे आप मेडिकल साइड में, चाहे आप नॉन मेडिकल साइड में, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में ही आपके सिलेबस में आ जाएगा हैवी वाटर को किस किस एक्सपेरिमेंट में यूज कर रखा है। और आप दुनिया की किसी ब्रांच में एडमिशन ले लेना, किसी भी ब्रांच में, लाइक जैसे बी फार्मा, बी टेक, बीएससी, बायोटेक, किसी भी स्ट्रीम में चले जाना, आपके पास हैवी वाटर का यूज आएगा ही आएगा। ओके बेटे अब आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से। ये देखो बेटे मैं आपको दर्शन करा देता हूं, नोट्स को एक बार नीचे ले जाता हूं मैं। ये बेटे अब आपकी स्क्रीन स्टेबल हो जाएगी, ठीक है, ध्यान दो। होगी बेटा स्टेबल स्क्रीन आपकी। एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ। बेटे ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा मैं आपको भी डिटेल में बताने वाला हूं। कहीं ना कहीं 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ रखा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 10th में पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है, मैं आपको डिटेल में भी एक बार फटाफट बताने वाला हूं। फिर बेटे मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, मैं आपको टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा पढ़ाऊंगा बेटे, ठीक है। ये देखो स्क्रीन आ गई होगी मे बी अब। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा में 2 पार्ट कौन कौन से लिखे हुए हैं बेटे, प्लीज एक बार बताओ 2 पार्ट कौन कौन से लिखे हुए हैं। स्क्रीन आपको विजिबल एक बार बोल करके बता दो। emission spectra, एक तो है इमिशन स्पेक्ट्रा और एक आपको क्या पढ़ाना है मैंने आज, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पूरी डिटेल में बात करेंगे, स्टोरी की फॉर्म में बात करेंगे। बच्चे इमिशन स्पेक्ट्रा के आगे 2 टाइप्स भी करने हैं, बताओ कौन कौन से टाइप्स हैं। एक तो है कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा और दूसरा क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बैकग्राउंड से साउंड जिसकी आ रही है बेटे वो खुद को म्यूट कर लें। हाँ जी बेटे अब सुनो ध्यान से। रियलिटी में इमिशन स्पेक्ट्रा फालतू में सिलेबस में घुस गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा फालतू में सिलेबस में घुस गया, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा फालतू में सिलेबस में घुस गया। मेन मुद्दे की बात क्या थी, जो मेन आपको पढ़ना था वो क्या था, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बट अब तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी बेटे स्क्रीन सभी को शो हो रही है, स्क्रीन बताओ बेटा सभी को विजिबल है ना। यस सर। ओके बेटे अच्छा आप सुनिए ध्यान से। तो अब तो हमें डिटेल में सारे पढ़ने हैं, पहले इमिशन पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे और इमिशन के दोनों टाइप्स भी पढ़ेंगे। तो लो बेटे अब हम यहां से कुछ नहीं पढ़ेंगे, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, फिर नोट्स में से आप लोग खुद से पढ़ना। ध्यान दो बेटे, अब बड़ा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, स्टोरी की फॉर्म में इसको ध्यान रखना। सबसे पहले मैं आपके सामने स्पेक्ट्रा की डिटेल रखता हूं कि क्या होता है स्पेक्ट्रा। बेटे ध्यान दीजिए, आप लोगों ने क्या किया, ये मैंने एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म के अंदर से मैं कौन सी लाइट को पास करवा रहा हूं, व्हाइट लाइट। सपोज करो व्हाइट सनलाइट ले ली बेटे। अब व्हाइट सनलाइट में तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्या बोलते हो, तुम बोलते हो सर इसमें 7 कलर्स छुपे हुए हैं, तुम तो ये बोलते हो। लेकिन बेटे अब अपन लोग क्या बोलने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड में, इसमें 7 कलर्स नहीं
इसमें 7 wavelength. एग्जैक्टली। ये लो बेटे, इसके अंदर क्या छुपे हुए हैं? इसके अंदर 7 वेवलेंथ इसमें छुपे हुए हैं, 7 वेवलेंथ इसमें छुपे हुए हैं। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद बेटे ये प्रिज्म क्या काम करता है? प्रिज्म बेटे दो तरह के काम करता है। मैं आपको पूरा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपको बुक वगैरह में भी ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। प्रिज्म के दो फंक्शन मैं आपके सामने रख रहा हूं बेटे, दो फंक्शन। सबसे पहला तो स्प्लिटिंग ऑफ वेवलेंथ। फर्स्ट फंक्शन क्या बेटे? स्प्लिटिंग ऑफ वेवलेंथ। बेटे स्प्लिटिंग ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का सिंबल क्या? लैम्डा। आप लोग इसे वेवलेंथ बोलें या फिर 10th क्लास के अकॉर्डिंग बेटे क्या बोलें? कलर आप इसे बोलें, राइट। नेक्स्ट इसके बाद आगे ध्यान दो बेटे, सेकंड वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई बताएगा बेटे? आपने फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ रखा है, 10th में आप लोगों ने कर रखा है कि व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर्स छुपे हुए हैं, 7 वेवलेंथ छुपी हैं। उन 7 की 7 वेवलेंथ को सेपरेट करने का काम कौन करने वाला है? उनको सेपरेट करने का काम करता है बेटे प्रिज्म। 1 2 3 4 5 6 7 होगी बेटे ये। दूसरा पॉइंट कोई बताएगा क्या? प्रिज्म से ये वो हो जाते हैं, दोबारा एक व्हाइट लाइट बन जाते हैं। नो बेटा, आप रिवर्सल वाली बात थोड़ा ना कर रहे हो, आप तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हो। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं बता देता हूं बेटे, सुनो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सुनिए बेटे, नेक्स्ट है अरेंज द वेवलेंथ इन असेंडिंग ऑर्डर। नहीं समझे? अभी समझ जाओगे। आप खुद मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा था? Vibgyor. यस सर, पढ़ा था। पढ़ा था ना? 350 से लेके 700 मिलीमीटर का तो वेवलेंथ। तो फिर कैसे भूल गए तुम? फिर कैसे भूल गए तुम? ये लो, स्क्रीन ले ली मैंने एक सामने, अच्छी स्क्रीन ड्रॉ होगी। ये लो, 1 2 3 4 5 6 एंड लास्ट वन 7। बताओ बेटे, ये जो 7 वाला है ये नीचे कैसे कैसे शुरुआत हो रही है? नीचे कौन सा कलर लेना है? Violet. तो खुद बताओ बेटे, V नीचे और R ऊपर आता है या नहीं आता है? Yes, sir. VIBGYOR। कभी तुम्हारा मन करे ऐसे कर सकता हूं क्या, V ऊपर और R नीचे कर दूं? पॉसिबल है? No, sir. No, sir. तो इसका मीनिंग फिर कुछ तो इसमें राज छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है इसके अंदर? ये हमेशा जो वेवलेंथ ग्रेटर है उसको ऊपर फिट करता है, मानते हो ना? और जो वेवलेंथ क्या होती है बेटे, सबसे कम है, छोटी वेवलेंथ है, उसको नीचे फिट करता है। ये भी फिक्स है, पैटर्न हमेशा के लिए फिक्स है। हाँ बेटे, अब बताओ, चले आगे। अनमोल? Yes, sir. हाँ जी बेटे, डाउट क्लियर है ना? ये अगर इसको अपोजिट रख देंगे तो भी ऐसे ही आएगा बेटे। अब देखो, एक बात बताओ आप मुझे, अब इन जनरल अगर कभी भी आप फिट करोगे कोई चीज, तो आप अर्थ के ऊपर किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर ऐसे पुट करोगे या ऐसे पुट करोगे? आप बताओ मुझे। जनरली तो हम फिर ऐसे करेंगे ना बेटे। अब वो तो फिर आप मतलब फिजिक्स पॉइंट व्यू से पंगे वाली बात कर रहे हो ना। फिर तो बेटे हमें दुनिया में हर चीज को ऐसे अलग अलग एंगल से पढ़ना पड़ेगा फिर हर चीज को। तो पहले तो जो बात करेंगे वो जनरल वाली करेंगे। और जनरल कौन सा है बेटे? जो अब आपके सामने अभी भी विजिबल है सर्कल में, ठीक है बेटे? ये हाँ बेटे, वो असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ भी आप कह सकते हो अपने अकॉर्डिंग, वो अपना अपना तरीका है। मैं ऊपर से ले रहा हूँ या फिर नीचे से ले रहा हूँ, मैं नीचे से बात करना चाह रहा था। लेकिन याद क्या रखना है कि सबसे नीचे क्या होगा? सबसे छोटी वेवलेंथ। सबसे ऊपर कौन सी होगी बेटे? सबसे बड़ी वेवलेंथ। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे? तो होप सो आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे बेटे। मैं तो अभी आपको एक चीज और पढ़ाने वाला हूं। मैं तो आपको टाइप्स ऑफ प्रिज्म भी पढ़ाने वाला हूं। टाइप्स ऑफ प्रिज्म। अरे क्या दिक्कत है, 2 मिनट लगेंगे मेरे। एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन कंपटीशन के लिए जरूरी है। ये वर्ड कभी कभी बच्चों को डिस्टर्ब कर देता है। सुनो बेटे ध्यान से,
सर कोई लाइट ब्लैक हो सकती है बेटे, व्हाइट ब्लैक का मतलब है कि उसमें फिर कोई वेवलेंथ ही नहीं है, इसका मतलब। बेटे ध्यान दो, सुनो। टाइप्स ऑफ प्रिज्म में एक मैं आपके सामने रखने वाला हूं मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म। मोनोक्रोमेटिक बेटे ये सिलेबस का हिस्सा नहीं था, इसलिए आपको नोट्स में नहीं मिलेगा, स्क्रीनशॉट ले लेना। कौन कौन सी चीज, एक ये दो फंक्शन और एक टाइप्स ऑफ प्रिज्म, ये दोनों आपको नोट्स में नहीं अवेलेबल होंगे। ओके बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। नेक्स्ट है बेटे पॉलीक्रोमेटिक प्रिज्म। बेटे कोई बताएगा मोनोक्रोमेटिक क्या होता है? कुछ आइडिया आपको लग रहा हो? मुझे पता है। हाँ जी बेटे, पानीपत के बच्चे बहुत तुक्के मारते हैं। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब क्या, सिंगल, और क्रोमेटिक वर्ड का मतलब क्या, वेवलेंथ। याद रखना, कभी भी क्रोमा वर्ड आ जाए ना, क्रोमेटिक वर्ड आ जाए तो समझ लेना बेटे वेवलेंथ। क्या बेटे, वेवलेंथ यहां पर हो रहा है, ठीक है, क्रोमा का मतलब। तो बेटे एक ऐसा प्रिज्म जो किसी सिंगल वेवलेंथ को खुद में से पास होने देता है। सिंगल वेवलेंथ को वो हम सेट कर चुके होते हैं उसमें कि वो कौन सी वेवलेंथ को पास करेगा। सिंगल वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करवाने वाला मोनोक्रोमेटिक। लेकिन बेटे जो मल्टीपल वेवलेंथ को अपने अंदर से पास करवा सकता है, उससे आपको क्या रिगार्ड देना है बताइए, क्या आप उसे बोलेंगे? पॉलीक्रोमेटिक प्रिज्म। अब मुझे बताओ बेटे, जो मैं ये ऊपर ड्रॉ करके बैठा हूं ये कौन सा है, बताओ बेटे। ये वाला क्रोमेटिक। चलो ठीक है जी, ये पॉलीक्रोमेटिक प्रिज्म है जो अपने अंदर से बड़े सारे वेवलेंथ को, बड़े सारे कलर्स को एक साथ साइमल्टेनियसली पास करवा देता है। तो बेटे यहां तक क्लियर है सभी को? आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है आपकी? बेटे इससे आगे हम चलते हैं, ध्यान दो। तो बेटे ये स्क्रीन मैंने ली थी, ये स्क्रीन थी, मैंने लिख दिया यहां पर। इस स्क्रीन के ऊपर 7 कलर्स का बैंड आपको बना हुआ नजर आ रहा है। इस बैंड को हम क्या बोलने वाले हैं? स्पेक्ट्रा बोलने वाले हैं बेटे। बैंड ऑफ सेवरल, तुम इसको बोलते थे कलर, लेकिन अब हम 11th में क्या बोलेंगे? बैंड ऑफ सेवरल वेवलेंथ on a screen. Band of several wavelength on a screen is known as spectra. Done बेटा? ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ सेकेंड के लिए म्यूट कर रहा हूं, मे बी 3 और 4 सेकेंड। हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए, सुनिए अब। सर मोनोक्रोमेटिक से दोबारा से बता दो, कनेक्शन ब्रेक हो रहा था बार बार। ओके जी ओके, फटाफट जल्दी से ध्यान दो बेटे। मोनो का मीनिंग सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब वेवलेंथ। बेटे एक ऐसा प्रिज्म जो अपने अंदर से किसी पर्टिकुलर सिंगल वेवलेंथ को पास होने दे, उसे क्या नाम दे देना? मोनोक्रोमेटिक। बेटे पॉली वर्ड का मीनिंग मैनी, क्रोमेटिक वर्ड का मीनिंग वेवलेंथ। जो एक ही टाइम पर बड़ी सारी वेवलेंथ को अपने अंदर से पास होने दे, उसका क्या नाम रख देना? पॉलीक्रोमेटिक प्रिज्म। जो बेटे मैंने ऊपर ये ड्रॉ कर रखा है, मैंने सर्कल में बंद कर दिया उसको। अब बताओ बेटे ये कौन सा प्रिज्म है जो ऊपर वाला है, मोनोक्रोमेटिक या पॉलीक्रोमेटिक? तो ऑब्वियसली पॉलीक्रोमेटिक। ओके बेटे, तो मैंने ये डेफिनेशन आपके सामने मेंशन कर दी है। बैंड ऑफ सेवरल वेवलेंथ ऑन अ स्क्रीन इज नोन एज स्पेक्ट्रा। तो बेटे अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा पर। लो बेटे, किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, मैं आपके चैट बॉक्स की तरफ देख रहा हूं फिलहाल। हाँ जी बेटे, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा में सबसे फर्स्ट आपके पास है इमिशन स्पेक्ट्रा। ध्यान दो बेटे, क्या है सबसे फर्स्ट हमारे पास? इमिशन स्पेक्ट्रा। और बेटे दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा।
अब बड़े सारे बच्चों को स्कूल लेवल पर या कहीं भी बोला जाता है कि बेटा लर्न कर लो। अरे लर्न तो कर लेंगे, कितना लर्न कर लेंगे? एक बेसिक सी चीज तो पहले पता होनी चाहिए हम लोगों को। वो बेसिक चीज क्या बेटा, वो सुनना ध्यान से। बेटे इमिशन स्पेक्ट्रा, ये नाम क्यों रखा गया ऐसा? एक ऐसा स्पेक्ट्रा जो एमिटेड रेज से बना हुआ है। किससे बना है बेटे? एमिटेड और रेज से जो स्पेक्ट्रा बना है उसे बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। और बेटे एब्जॉर्ब्ड रेज से जो स्पेक्ट्रा बना है उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, ध्यान दो बेटे। जैसे सपोज करो आप लोगों ने ये क्या लिया, एक प्रिज्म लिया जैसे अभी लिया था बेटे, और इसके अंदर से कोई व्हाइट लाइट पास हो रही है। तो बताओ बेटे ये व्हाइट लाइट कितने कलर्स में ब्रेक होने वाली है? ऑब्वियसली 7 कलर्स में ये स्प्लिट हो जाएगी। ये लो बेटे 7 कलर्स में स्प्लिट हो गई और ये 7 कलर्स ऐसे बाहर निकलेंगे। अब बताओ बेटे जो ये व्हाइट सनलाइट है ये कहां से निकली है? जो ये व्हाइट कलर की लाइट है ये कहां से एमिट हुई है? व्हाइट लाइट बेटे या तो ये सन से एमिट हुई होगी या फिर ये किसी आपके लाइट सोर्स से एमिट हुई होगी। ठीक है ना बेटे, या तो सन से, सन तो हो गया नेचुरल सोर्स, या आपके घर में कोई ट्यूब लाइट है, कोई CFL है, तो उसे क्या बोलेंगे बेटे? जस्ट आर्टिफिशियल लाइट सोर्स बोलेंगे। बट दोनों से जो निकलती है उसे क्या बोलेंगे? व्हाइट लाइट बोलेंगे। शिवम बताओ बेटे ये सन में से लाइट रे एमिट हुई है ना? अरे बच्चे आपके ट्यूब लाइट में से लाइट रेज क्या हुई? एमिट हुई है ना? तो मैं इन्हें क्या बोलूं? मैं इन्हें बोलने वाला हूं एमिटेड रेज। क्या बोलूंगा मैं इन्हें? एमिटेड रेज बोलूंगा। और इन एमिटेड रेज से जो ये बैंड बनने वाला है, जो ये स्पेक्ट्रम बनने वाला है, इस स्पेक्ट्रम को मैं क्या नेम दूंगा? इस स्पेक्ट्रम को मैं नेम दे दूंगा इमिशन स्पेक्ट्रा। एग्जैक्टली बेटे, इमिशन स्पेक्ट्रा में से नेम दे दूंगा। ठीक है बेटे, रहेगा ना माइंड में? अब बच्चे कहते चलो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया। ठीक है, क्या आपके रूम में कोई व्हाइट लाइट जल रही है, उस व्हाइट लाइट के आगे आपने बीच में क्या रख दिया? प्रिज्म रख दिया। तो बेटे क्या होगा? लाइट रेज कैसी है? एमिटेड लाइट रेज है, तो उनसे जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको बोलेंगे इमिशन स्पेक्ट्रा। बेटे आप सन की तरफ देख रहे हो, सन और आपके बीच में तुमने एक प्रिज्म पकड़ के रख लिया, तो सन के अंदर से क्या हो रही है? व्हाइट लाइट रेज क्या हो रही है? एमिट हो रही हैं। तो आपकी बॉडी के ऊपर, आपके फेस के ऊपर भी एक स्पेक्ट्रा बनेगा, उसे भी हम क्या बोलेंगे बेटे? इमिशन स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ये तो बच्चों को समझ में आ गया। एब्जॉर्प्शन की बात तो थोड़ा रुक के करता हूं, लगे हाथ पहले इमिशन स्पेक्ट्रा को कंप्लीट ही कर देते हैं बेटे। ध्यान दो, सुनो। इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास कौन कौन से पार्ट्स कैरी होते हैं वो ध्यान दीजिए बेटे। इमिशन स्पेक्ट्रा में सबसे पहले नंबर पर आपके पास आएगा आपका कौन सा लें बेटे? कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ले लेते हैं बेटे। कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का सबसे अच्छा एग्जांपल है रेनबो। आप लोग 10th स्टैंडर्ड में इसे पूरा डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। सुनो बेटे कैसे, ध्यान दो। रेनबो कैसे बनता है बताओ बेटे? रेनबो कैसे डेवलप होता है? सनलाइट और जब रेन एक साथ। ये लो बेटे, जब बारिश होती है तो बेटे बारिश के बाद कुछ हल्की फुल्की ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में अटकी रह जाती हैं। एग्री करते हो ना? थोड़ा सा मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में एज इट इज अटका रह जाता है बारिश के बाद। तो बेटे उन रेन ड्रॉपलेट्स को हम क्या बोलेंगे? हम इन्हें बोलेंगे टाइनी प्रिज्म। क्या बोलेंगे बेटे? हम इन्हें छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काउंट करके चलेंगे। अचानक से जैसे ही बादल थोड़ा सा साफ होते हैं तो सन की व्हाइट लाइट बाहर निकलती है। जैसे सन की व्हाइट लाइट बाहर निकलती है, सपोज करो बेटे ये सन की व्हाइट लाइट है। ठीक है, सन व्हाइट, एग्जैक्टली अक्षर बिल्कुल सही बोला बेटे आपने। ये सन की व्हाइट लाइट है, ये बेटे अंदर जाएगी और अंदर जाकर कितने पार्ट्स में स्प्लिट होगी बताओ? 7। ये लो बेटे 7 पार्ट्स में स्प्लिट होगी। अब क्या कहते हो बेटे आप? ये डायरेक्टली एग्जैक्टली सबसे पहले तो बताओ जो मैं अभी तक ड्रॉ कर चुका हूं, जो आपको आपकी स्क्रीन पर फिलहाल नजर आ रहा है, इस फिनोमिना का नेम क्या है बताओ? टोटल ना बेटे रिफ्रैक्शन। जो आपको जस्ट अभी नजर आ रहा है बेटे, बाहर एयर थी, एक्सटर्नल रिफ्रैक्शन बोला है। रिफ्रैक्शन बोलेंगे। बाहर एयर और अंदर क्या है बेटे? वाटर है।
तो दो डिफरेंट मीडियम में रे का पास हो जाना। इंटरनल रिफ्रैक्शन बेटे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं बोलना, आपको इसे रिफ्रैक्शन जस्ट आई थिंक बोल देना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती बेटे। एक फिनोमिना रिफ्रैक्शन है, दूसरा फिनोमिना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बेटे हालांकि मुझे फिजिक्स की कोई बहुत ज्यादा बातें नहीं पता, बट पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। आप लोग बताओ बेटे क्या कहना है आपका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सही है। ठीक है, जैसे इक्षित ने क्या बोला है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन वर्ड उसने यूज किया। रिफ्रैक्शन तो नहीं होगा बेटे। बेटे और जो फिनोमिना मैंने फिलहाल शो किया है, जो फिनोमिना राइट नाउ मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है, इस फिनोमिना को तो रिफ्रैक्शन ही तो बोलेंगे बेटे बस। ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बिल्कुल, चेंज ऑफ मीडियम। अब सुनो बेटे, इसके बाद का काम मैं ग्रीन पेन ले लेता हूं। अब ये अंदर ही अंदर पूरी तरह से क्या होगा, ये देखो समथिंग कुछ इस तरीके से है ना बेटे। बाकी तुम फिजिक्स में करना, केमिस्ट्री में तो जस्ट ये थोड़ा नॉलेज के लिए हम लोग कर रहे हैं। इस वाले फिनोमिना को बताओ बेटे क्या बोलोगे, थोड़ा सा 3D इंपैक्ट आपको आ रहा होगा इसमें। इसको आपने बोल देना है अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो गया, तो बेटे क्या नेम आप इसे दोगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाँ जी बेटे बताओ, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? सर रेज बाहर भी आएंगी? बिल्कुल आएंगी बेटे, मैं तो जस्ट अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तक की बात कर रहा हूं बेटे मैं तो। ओके बेटा, अब आपकी रेज बाहर निकलेंगी बेटे। ये लीजिए, रेज अब जब बाहर निकलेंगी तो वो आपको एटमॉस्फेयर में कैसा नजर आएंगी, है ना? ऐसे नजर आएंगे ना बेटे। और क्या बोलते हैं हम इसको? रेनबो बोलते हैं। राइट और रॉन्ग? यस सर। तो बेटे शुरुआत में रिफ्रैक्शन हुआ, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और एट लास्ट फिर दोबारा से क्या हुआ? रिफ्रैक्शन। क्योंकि वाटर में से वो वापस कहां पर आ गई बेटे? एयर में आ गई। दोबारा फिर मीडियम चेंज कर लिया उसने। ठीक है, अब यहां तक क्लियर है पहले सभी को? ये रेनबो क्लियर है। लेकिन इस रेनबो के अंदर केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है? तो फिजिक्स थी अभी अपना, इसका हमारा केमिस्ट्री से इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है बेटे? जब आप रेनबो देखते हो तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, रेनबो जब आप देखते हो तो आपको डिफरेंट कलर्स एक दूसरे में से मर्ज हुए नजर आते हैं, या उनके बीच में गैप आपको नजर आता है बेटे? मर्ज। बताओ बेटे। मर्ज। मतलब पता भी नहीं लगता ना कहां पर एक कलर फिनिश हुआ, कहां पे दूसरा कलर स्टार्ट हो गया। तो बताओ बेटे, वो सब के सब अलग अलग सेपरेट सेपरेट लाइन की फॉर्म में होते हैं, या फिर बेटे वो कॉन्टिन्यूटी में होते हैं? बताइए बेटे। कॉन्टिन्यूटी। बेटे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूटी में होते हैं, एक दूसरे को मर्ज कर रहे होते हैं। इस तरह का स्पेक्ट्रा जिसके अंदर सब के सब कलर्स, सब के सब बैंड एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी में हो, अलग अलग सेपरेट सेपरेट लाइन की फॉर्म में ना हो, तो उसे आपको क्या नेम देना है बेटे? कॉन्टिन्यूअस। पूरा नाम क्या आएगा? कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा उसका पूरा नेम आएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है बेटे? रेनबो। होप सो बेटे कर पाओगे। लव क्लियर है ना बेटा? चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट बेटे आगे ध्यान दो। होप सो बेटे ये तो क्लियर हो गया होगा, आपको पहले भी पढ़ चुके हो। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए बेटे, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट करते हैं बेटे। लाइन स्पेक्ट्रा का एक और नेम क्या है? लाइन स्पेक्ट्रा का एक और नेम है बेटे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एक ऐसा स्पेक्ट्रा, सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इसको लाइन और एटॉमिक ये दो वर्ड क्यों दिए बेटे। तो ध्यान दो बेटे, अभी बात करते हैं इसके रिगार्डिंग हम लोग। सबसे पहले थोड़ा सा अपना स्पेस खाली कर लेते हैं। हाँ जी बेटे, अब ध्यान दो आप लोग। लाइन स्पेक्ट्रा और किसकी हम बात कर रहे थे? एटॉमिक स्पेक्ट्रा की। बेटे लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा में क्या होगा बेटे? सबसे पहले ये सेपरेट सेपरेट लाइन की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है बेटे? ये सेपरेट सेपरेट लाइंस की फॉर्म में बनता है।
इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, लाइंस। ये देखो बेटे, मतलब मैंने 1 2 3 4, ये लो 5, मैं 5 लाइंस ड्रॉ किए हैं और 5 की 5 लाइंस के बीच में गैप है, इसलिए इसको क्या बोला, लाइन स्पेक्ट्रा। और बेटे ये स्पेक्ट्रा तभी बनता है जब हम लाइट को किस में से पास करवाएं, किसी मॉलिक्यूल में से नहीं, किसी कंपाउंड में से नहीं, एटम्स के अंदर से लाइट को पास करेंगे, तभी ये स्पेक्ट्रा बनता है। कैसे बनता है अभी बात करते हैं बेटे डिटेल में, जितना हमारे सिलेबस में है। ध्यान दो बेटे, सबसे पहले तो आपको लाइन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए गैस लेना पड़ेगा। क्यों बेटे, कोई बताएगा क्या? हम किसी भी केमिकल को अगर लेते हैं तो उसे गैसेस फेज में क्यों लेना कंपलसरी है लाइन स्पेक्ट्रा बनाने के लिए? जब आप किसी भी केमिकल को गैस में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, उसे हीट अप करोगे। बेटे हीट करने पर आपने क्या किया, उसके सारे पार्टिकल्स के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। आपने उसके सभी पार्टिकल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर दिया। सभी पार्टिकल्स अगर अलग अलग हो जाएंगे तो साक्षी आप उसे क्या नेम देने वाले हैं बेटे? एग्जैक्टली आप उसे बोलने वाले हैं कि वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसके सारे के सारे एटम बेटे क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और उन एटम्स के अंदर से जब लाइट पास होगी तो वो सेपरेट सेपरेट लाइन की फॉर्म में आपको विजिबल होगी। तो इसीलिए क्या बोलेंगे उसे, लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। बट इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नेम भी आपको करना है और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी आपको करने हैं। तो बेटे इसको एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट का नेम क्या रखा गया? कौन है वो साइंटिस्ट? रेडबर्ग। बहुत कुछ आपके सिलेबस में अभी आने वाला है। फटाफट जल्दी से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंप्लीट करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को कंप्लीट करने के बाद किसको पूरा डिटेल में आपको पढ़ना होगा? लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा को पूरा डिटेल में हमें पढ़ना होगा। लाइन स्पेक्ट्रा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा की पूरी डिटेल, इसके न्यूमेरिकल, ये हमारे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को पूरा डिटेल में कवर करने वाले हैं। लेकिन बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आप लोग आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 लाइंस में पढ़ना चाहोगे या तसल्ली से एक कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे? बताओ बेटे। सर एक्सपेरिमेंटल। तो घर बैठे आपको एक्सपेरिमेंट वाला फील करवा दें फिर, ठीक है? लो बेटे, एक्सपेरिमेंट वाले फील के साथ काम करते हैं ताकि आप अपने किसी फ्रेंड को भी अगर समझा रहे हो तो उसको भी मजा आए और तुम्हें भी रिवीजन अच्छे से हो जाए। और जब इन बिटवीन तुम एक दूसरे को समझा रहे होगे तो आपके डाउट आएंगे, फिर तुम नवीन सर को याद करोगे कि नवीन सर से पूछेंगे। चलो ये वाली बात। हाँ जी बेटे, अब ध्यान दो, सुनो बिल्कुल ध्यान से। एक लंबी सांस ले लो, पहले रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। प्रणव, एकदम से रिफ्रेश कर लो अपने माइंड को, ठीक है? बिल्कुल सब भूल जाओ, इमिशन स्पेक्ट्रा को भूल जाओ, कॉन्टिन्यूअस, लाइन, एटॉमिक, गैस, रेडबर्ग, रेनबो सब भूल जाओ। बिल्कुल रिफ्रेश कर लो अपने माइंड को। लो बेटे, अब ध्यान दो, सुनो बेटे। ये प्रणब ने एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर कोई केमिकल ले लिया। लो बेटे, ये केमिकल अंदर, ठीक है? ट्रांसपेरेंट कंटेनर के अंदर क्या लिया इसने? एक केमिकल ले लिया। इस केमिकल को क्या बोला बेटे? इस केमिकल को बोला अननोन केमिकल सब्सटेंस। इसके रिगार्डिंग प्रणव को कुछ भी नहीं पता। प्रणव, आपको ये भी नहीं पता इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। आपको नहीं पता इन एलिमेंट्स के अंदर, इन एटम्स के अंदर कौन कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आपको नहीं पता इसका मोलर मास क्या है। आपको नहीं पता ये कहां पर जिंदगी में इस्तेमाल हो सकता है। तो यानी कि आपको तो ये एक जड़ी बूटी की फॉर्म में मिल गया, आपको नहीं पता मैं इसका क्या करूं। तो बेटे हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको इसका पूरा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, आपको इसकी डिटेल नॉलेज मिल जाएगी और आपको पता लग जाएगा ये काम की चीज है या नहीं है। सुनो बेटे, सबसे पहले तो सपोज करो बेटे मैंने इसके अंदर से लाइट पास करवाई, ठीक है? ये ध्यान दो बेटे, मैंने इसके अंदर से लाइट पास करवाई। मैं कहता हूं मैंने जो लाइट पास करवाई है उस लाइट रे में 5 वेवलेंथ छुपी हुई हैं बेटे, ठीक है? अब तुम इसके लिए इमोशनल मत हो जाना, मैं लेट कर रहा हूं बेटे 5 वेवलेंथ। जरूरी है कोई 10 वेवलेंथ वाली लाइट रे ले सकता है, कोई 2 वाली ले सकता है, वो उनका सिनेरियो। मैं अपनी तरफ से लेट कर रहा हूं 5 वेवलेंथ, क्योंकि इससे मैं अपने बच्चे का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकता हूं। मैंने 5 वेवलेंथ ली बेटे, सपोज करते हैं कौन कौन सी ले लें। लो बेटे, 402 नैनोमीटर। आई थिंक मुझे आप लोगों को एक बार के लिए म्यूट मोड पर डालना होगा।
ये लीजिए बेटे, सुनो ध्यान से बेटे। 5 वेवलेंथ है, एक है 402 वेवलेंथ और 402 नैनोमीटर। क्या लूं बेटे और बताओ फटाफट जल्दी से, कुछ भी ले लो। 416 नैनोमीटर। नेक्स्ट बेटे 599 नैनोमीटर, 615 नैनोमीटर, एक और ले लो कोई भी, 705 नैनोमीटर। ठीक है बेटे, मैंने ये एग्जांपल ले लिए। ये 5 वेवलेंथ छुपी हुई हैं बेटे इस लाइट रे में। इसको तुमने पास करवाया इस केमिकल में से। बेटे दुनिया का हर केमिकल किसी ना किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करने की काबिलियत रखता है कि नहीं रखता है? खुद बताओ बेटे, खुद बताओ फटाफट। ब्लैक कलर है, जैसे ब्लैक कलर का केमिकल सब्सटेंस तुम्हारे पास है, ब्लैक कलर का कपड़ा तुम्हारे पास है, लगभग हर तरह की रेडिएशन को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? इसलिए गर्मियों में ब्लैक कलर का कपड़ा नहीं डालना होता, कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, कि भाई उसको मत डालो, है ना, ऐसा ही कुछ होता है। तो ये देखो बेटे, ऐसे बेटे मेरे पास जो ये केमिकल है इस कंटेनर में, इस केमिकल के अंदर भी अलग अलग तरह के एलिमेंट होंगे। अलग अलग तरह के एलिमेंट अलग अलग तरह की लाइट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखते होंगे। सपोज करता हूं बेटे, मैं सपोज कर रहा हूं बेटे, 2 वेवलेंथ इन्होंने एब्जॉर्ब कर ली, इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली। कौन कौन सी कर ली? सपोज करो, एक तो ले लेते हैं 516 नैनोमीटर। ठीक है, ये नैनोमीटर है, थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। एक तो 516 नैनोमीटर। बेटे सबको स्क्रीन अच्छे से विजिबल है ना मोबाइल फोन पर भी? बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं ना मैं? और दूसरा बेटे सपोज करो 615 नैनोमीटर उसने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है बेटे, अब बताओ बेटे, 2 वेवलेंथ अंदर छुपी हुई रहेगी, अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो बताओ बेटे अब बाहर कितनी निकलेंगी? ये बाहर जो लाइट रे निकली है इसमें कितनी वेवलेंथ अभी भी छुपी हुई है बेटे? कितनी बची हुई है? फटाफट बताओ जल्दी से बेटे। 5 में से 2 अंदर एब्जॉर्ब हो गई, तो सिर्फ 3 वेवलेंथ इसमें अभी पेंडिंग है। ये लो बेटे, 3 वेवलेंथ मैंने यहां पर लिख दिया। ठीक है बेटे, अब सुनो बेटे, जो आपकी केमिकल में क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन। इस केमिकल ने क्या किया? पार्थ केमिकल सब्सटेंस ने क्या किया? 2 पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लिया। बेटे 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब होने के बाद जो बची कुची बाहर निकली हैं, इन बची कुची का नामकरण कर दिया गया एब्जॉर्ब्ड रेज। कुछ बच्चे कहते हैं सर क्यों बोल रहे हो एब्जॉर्ब? सर ये भी तो कंटेनर के अंदर से एमिट हो रही है ना सर, बाहर निकल रही है। बेटे दुनिया की हर रे इसी तरीके से एमिट ही होती है, लेकिन बेटे जो डायरेक्टली एमिट हुई है, देखो बेटे ये जो डायरेक्टली एमिट हुई है बेटे बिना किसी एब्जॉर्प्शन के, उसको क्या नेम देते हैं बेटे? उसे नाम देते हैं एमिटेड रे। और डायरेक्टली इससे अगर कोई स्पेक्ट्रा बन जाए, अगर डायरेक्टली इससे कोई स्पेक्ट्रा बन जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रा। लेकिन बेटे एब्जॉर्प्शन के बाद जो बची कुची लाइट रे बाहर निकलती हैं, उसको हमेशा के लिए फिक्स है। क्या नाम देना बेटे? एब्जॉर्प्शन के बाद जो बाहर निकलती हैं, एब्जॉर्ब्ड रेज उनको नेम देना है। और इनसे जो स्पेक्ट्रा बनेगा उसको पार्थ हम क्या बोले? शिवांकी क्या बोले बताओ बेटे? उसे हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहले ये बताओ मुझे, क्या आप लोगों को एब्जॉर्ब्ड रेज क्लियर हुई हैं बेटे? क्या होती हैं? मेन डिफरेंस आपको क्लियर हुआ एमिटेड रे एंड एब्जॉर्ब्ड रेज में? बच्चों को इसमें बड़ा डाउट रहता है। मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक एक्सपेरिमेंट की डेटा की फॉर्म में आपको बताया। डायरेक्टली जो बाहर आती हैं उसे बोल देना, क्या बोलेंगे साहब? उसे हम लोग बोलेंगे, जो डायरेक्टली बाहर आ रही है, आउटसाइड आ रही है, उसे बोलेंगे एमिटेड रेज। लेकिन बेटे किसी पर्टिकुलर केमिकल में एब्जॉर्ब होने के बाद बची कुची जो बाहर निकलती हैं, बची कुची जो बाहर निकलती हैं, उन्हें क्या बोल देना है? उन्हें बोल देना है बेटे एब्जॉर्ब रे। और एब्जॉर्ब रे से अब जो स्पेक्ट्रा मैं बनाने वाला हूं उसको क्या नेम दूंगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब मैं उसको नेम दूंगा। तुम्हें लग रहा होगा लो सर हो गया टॉपिक। नहीं बेटे नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ बेटे। बड़ी इंपॉर्टेंट वाली चीज अभी आने वाली है बेटे। अभी तो डार्क लाइन वर्ड आने वाला है, डार्क लाइन बेटे, उसकी इंपॉर्टेंस है, प्लीज ध्यान दीजिए। ये लो बेटे, अब मैं इसके रास्ते में रख देता हूं एक प्रिज्म। ये लो बेटे, प्रिज्म के 2 काम है।
एक तो जितनी भी वेवलेंथ छुपी हुई है उनको सबको क्या करेगा, सेपरेट करेगा। दूसरा उनको एक ऑर्डर में अरेंज करेगा। अगर मैं नीचे की साइड से कंपेयर करूं तो बताओ लगातार वेवलेंथ क्या होगी, नीचे की तरफ से ऊपर जाते हुए इंक्रीज होगी वेवलेंथ या डिक्रीज होगी, क्या लगता है दुर्लभ? वेवलेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? ओके साक्षी और बच्चे बताइए फटाफट जल्दी से, क्या लगता है वेवलेंथ क्या होगी, एब्जॉर्ब और सॉरी इंक्रीज और डिक्रीज? चलिए ठीक है बेटा, सभी सही आंसर दे रहे हैं, इंक्रीज होगी। तो देखो बेटे अब सुनो, कहानी में कुछ ट्विस्ट आने वाला है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके रखना। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये लो बेटे ग्रीन कलर लेते हैं। 1 2 3, बिल्कुल एंगल पर मत जाना। ये लो बेटे, ये बाहर भी आ गए। सबसे पहले एक स्क्रीन सामने लगा देते हैं पहले। ये मैंने एक स्क्रीन ड्रॉ कर दी। अब बेटे सुनो हुआ क्या, देखो ये जाके एक बैंड बन गया, लाइट बैंड बन गया, कलर बैंड बन गया कोई ना कोई। ये जाके एक लाइट बैंड कलर बैंड बन गया, कोई रोशनी नजर आएगी मुझे यहाँ किसी पर्टिकुलर कलर की। ये जाके एक बैंड बन गया। ठीक है जी, बताना बेटे कितने बैंड आपको नजर आ रहे हैं, कितने बैंड आपको नजर आ रहे हैं? 3 बैंड्स आपको नजर आ रहे हैं। मनदीप अब कॉन्सेंट्रेट करना बेटे, अब कॉन्सेंट्रेट करना बेटे। एक बात सुनो ध्यान से मेरी बेटे, ये सबसे ऊपर कौन सी वेवलेंथ होगी बताना एक बार जल्दी से। सबसे ऊपर कौन सी वेवलेंथ होगी, सबसे बड़ी वाली वेवलेंथ है 705 नैनोमीटर, एग्री कर रहे हो? फिर बीच वाली कौन सी है बेटे? बेटे बीच वाली 615 नैनोमीटर होगी क्या? 615 नैनोमीटर नहीं हो सकती साक्षी, क्योंकि वो तो केमिकल एब्जॉर्ब करके बैठा है, वो तो केमिकल एब्जॉर्ब करके बैठा है, वो तो गया बेटे अपना काम, वो तो अपने पास बची ही नहीं। तो बेटे फिर किसका नंबर आया? फिर नंबर आया 599 नैनोमीटर का। ठीक है बेटे, इसके बाद बेटे, इसके बाद किसका नंबर लगना था? 516 का नंबर लगना था, लेकिन बेटे वो तो क्या हो चुकी है, ये 2 येलो वाली तो एब्जॉर्ब हो चुकी हैं। तो बेटे अब किसका नंबर लगेगा? अब नंबर लगेगा बेटे 402 नैनोमीटर का नंबर लगेगा। लेकिन मेरा बेटा सुनो ध्यान से बेटे, यहीं पर बीच में क्या क्या आना था बेटे? 705 से जस्ट नीचे क्या आना था? 615 नैनोमीटर आना था। लेकिन बेटे वो वाली रेडिएशन की जगह क्या पड़ी होगी? खाली पड़ी होगी, क्योंकि वो वाली रेडिएशन किसने एब्जॉर्ब? केमिकल ने एब्जॉर्ब। बेटे साउंड आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में बताना बेटे, साउंड क्लियर आ रही है ना एकदम? अगर साउंड में डिस्टरबेंस हो तो प्लीज बता देना बेटे मुझे। चलो हाँ जी बेटे सुनो, जो ये 615 ये वाली जगह खाली पड़ी है, यहां पर लाइट रे नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये लाइट रे किसने एब्जॉर्ब कर ली बच्चे? ये तो केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली। विशाल, तेरे घर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई लाइट रे नहीं आ रही तो वहां पर क्या नजर आएगा तुझे? तेरे घर में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर तेरे पूरे रूम में रोशनी है, लेकिन एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर पोर्शन में, एक पर्टिकुलर लाइन में कोई लाइट रे नहीं आ रही, तो वहां पे अंधेरा नजर आएगा कि नहीं आएगा? बता बेटे, वहां पे डार्कनेस नजर आएगी कि नहीं आएगी? वहां डार्कनेस होगी तो बेटे क्या बोलेंगे इस ऊपर वाली लाइन को? इस ऊपर वाली लाइन का नाम रख दिया बेटे डार्क लाइन। क्या नेम रखा बेटे इसका? इसका नेम रख दिया डार्क लाइन। ये लो बेटे, क्लियर है? और बेटे एक जगह और खाली पड़ी है, बताना बेटे कौन सी वेवलेंथ की जगह खाली पड़ी है? कौन सी वेवलेंथ है? आई थिंक 615 तो हो गया, 516। ये लो बेटे 516 नैनोमीटर, 516 नैनोमीटर। इस वाली प्लेस को भी हम क्या काउंट करेंगे? खाली पड़ा है, यहां पर अब कोई लाइट रे नहीं, क्योंकि ये लाइट रे तो पीछे एब्जॉर्ब हो चुकी है। तो बेटे
यहां पर भी क्या नजर आएगा, एक डार्कनेस नजर आएगी। क्या बोलेंगे बेटे इसको भी हम डार्क लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे हम डार्क लाइन बोलेंगे। प्लीज एक बार एक लंबी सांस लो और मुझे बताओ, यहां तक जिस किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। यहां तक अगर किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके चलो ठीक है बेटा। अब सुनो बेटे, मेरे लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस रखती है वो कौन है, डार्क लाइन। मेरे लिए सबसे ज्यादा जो मायने रखती है वो कौन है, 615 नैनोमीटर। मैं रिपीट कर देता हूं चाहे कभी। और दूसरी मेरे लिए जो इंपॉर्टेंस रखती है वो है 516 नैनोमीटर। ये ध्यान दो बेटे, ठीक है बेटे। डॉटेड वाली का कुछ नहीं होगा अंश अग्रवाल। डॉटेड वाली का मतलब है कि बेटे वो खाली पड़ी है वो जगह, वहां पे सिर्फ एक अंधेरा है, वहां पे एक डार्कनेस है, वहां पे कोई रोशनी, कोई लाइट रे नहीं है। जस्ट ये मीनिंग है उसका। आपको वो इस स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आएगा, आपको वो यहां स्पेक्ट्रम में नजर नहीं आएगा। जस्ट ये मीनिंग है बेटे उसका। और सच में आप देखोगे तो आपको वो डॉटेड लाइन थोड़ा ना दिखाई देगा बेटे एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है। हाँ जी चेक ध्यान दो, सुनो बेटे। हम लोगों के पास ये 5 वेवलेंथ है, 5 में से 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई। किसने एब्जॉर्ब कर ली, केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली। बेटे 2 वेवलेंथ केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली, तो उन 2 वेवलेंथ की जगह पे आपको स्पेक्ट्रम में अंधेरा नजर आएगा, एक डार्कनेस नजर आएगी। उसका नाम क्या रख दिया, डार्क लाइन। क्या नाम रख दिया, डार्क लाइन। तुम कहोगे सर ये डार्क लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है। बेटे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही किसकी है, डार्क लाइन की है। क्यों है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस डार्क लाइन की, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करें, ध्यान दीजिए बेटे। सुनो बेटे, हर एलिमेंट का फिक्स है, हर एलिमेंट का फिक्स है कि वो किस वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है। और हमारे पास पूरा का पूरा डेटा बना हुआ है, हमने सारे के सारे एलिमेंट का पूरा एक डेटा अपना प्रिपेयर कर रखा है। मैंने देखा कि भैया मेरी 615 नैनोमीटर की लाइट, मेरी 615 नैनोमीटर की लाइट इस केमिकल ने एब्जॉर्ब कर ली। तो 615 नैनोमीटर लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला कौन सा एलिमेंट है, मुझे पता लगा कार्बन एब्जॉर्ब करता है। कौन एब्जॉर्ब करता है इसे, कार्बन। तो मुझे कंफर्म हो गया, क्या कंफर्म हो गया इक्षित बताना बेटे, मुझे क्या कंफर्म हो गया, फटाफट बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बेटा मुझे क्या कंफर्म हो गया, जल्दी बेटे फटाफट मुझे क्या कंफर्म हुआ। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरा वर्ड बेटे, 615 नैनोमीटर की लाइट रे को एब्जॉर्ब कौन करता है, कार्बन एलिमेंट एब्जॉर्ब करता है। हमारे इस केमिकल ने क्या किया, 615 नैनोमीटर को एब्जॉर्ब कर लिया। पक्का इस केमिकल में क्या प्रेजेंट है, इस केमिकल में कार्बन प्रेजेंट है। समझे बेटे, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान दो बेटे, नेक्स्ट इसके बाद सपोज करो बेटे मुझे पता लगा कि मेरे पास दूसरा कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रहा है, 516 नैनोमीटर को सपोज करो बेटे कौन एब्जॉर्ब करता है, हाइड्रोजन सपोज करो एब्जॉर्ब करता है। वो हमें डेटा को देख के पता लग जाएगा अमन। तो बेटे डेफिनेटली हमारे इस केमिकल के अंदर और कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। यस बेटे ये यूनिक होता है बिल्कुल हर किसी के लिए। तो इससे मुझे पता लग गया मेरा ये जो कंपाउंड है ये क्या है बेटे, ये हाइड्रोकार्बन है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बना है। आई बात समझ में बेटे। अब सुनो, आपको एलिमेंट का पता लग गया, किसका पता लग गया, एलिमेंट्स का पता लग गया, ठीक है बेटे। आप लोगों के पास 11th क्लास में चैप्टर नंबर 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर है। इस ऑर्गेनिक चैप्टर के सॉरी ऑर्गेनिक वाले पार्ट के ऑर्गेनिक चैप्टर पार्ट 5th में बेटे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि कार्बन की परसेंटेज कैसे निकालनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कैसे निकालनी है। बड़े प्यार से पता लग जाएगा, ठीक है। मैं भी रिपीट कर देता हूं, ध्यान दो बेटे फटाफट। मैंने बोला बेटे हमारी 2 वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो रही है, 615 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करता है, कार्बन। तो मुझे कंफर्म हो गया मेरे इस एलिमेंट, मेरे इस कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। दूसरा बेटे
516 नैनोमीटर कौन एब्जॉर्ब करता है? सपोज करो हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है, इसका मीनिंग मेरे इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो मुझे कंफर्म हो गया हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना हुआ मेरा ये कंपाउंड कौन सा है? हाइड्रोकार्बन, या इसी का एक और नाम क्या बेटे 10th में पढ़ रखा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। बेटे चैप्टर नंबर 12 आपका 11th क्लास का, उसमें आपको परसेंटेज निकालना भी सिखाया जाएगा कि परसेंटेज कैसे निकाल सकते हैं, बड़ा इजी है बेटे वो भी। और बेटे ये तो है 11th का पार्ट। 12th में आप इसी की डिटेल में थोड़ी सी और बातें करोगे। ग्रेजुएशन में आपको सिखाया जाएगा स्ताव्य, ग्रेजुएशन में अगर पहुंचे तो तब आपको बताया जाएगा ये कार्बन एंड हाइड्रोजन इस तरह के एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड कैसे निकालने हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालनी है, और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है। ये सब चीजें पता लग गई तो आपको कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। क्या पूरा सिनेरियो पता लग रहा है बेटे? अभी 11th क्लास में छोटी सी चीज 3 लाइनों की सिलेबस में है, लेकिन इसमें कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपकी छुपी पड़ी हैं बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारे इसमें छुपे पड़े थे, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ जी बेटे, स्क्रीनशॉट आई थिंक आपको इसका लेना चाहिए। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है पूरा का पूरा, जो आपको काफी हेल्प करेगा। हाँ जी बेटा, ये बताओ अब आज वाला पोर्शन क्या आप लोगों को क्लियर है? अच्छे से कर पाओगे इसे? प्रणव, एनी डाउट? ओके बेटा, ओके जी ओके। अब मैं आपको नोट्स के अंदर से एक बार रीडिंग दिलवाता हूं, जो आपको एग्जाम के लिए करके आना है। एग्जाम में इतना कुछ नहीं लिख के आना बेटे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखो आपकी स्क्रीन पे शायद से विजिबल हो गया हो आप लोगों को। प्रणब, डाउट के लिए नो सर है या फिर समझ में आ गया उसके लिए नो सर है? सर डाउट के लिए। ओके बेटा, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। ओके मेहुल। हाँ जी बेटे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की एक बार रीडिंग लीजिए। When sunlight or white light is passed through the vapors of a substance, then the transmitted light is then allowed to strike a prism. Transmitted का मतलब बेटे absorption के बाद जो बाहर आई है। Then transmitted light is then allowed to strike a prism. Dark line, ये word important है इसके अंदर बेटे। Dark lines appeared in the spectra. These dark line indicate the radiation corresponding to these dark line are absorbed by the sample. ये dark line किसको शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करती हैं? ये उन रेडिएशंस को शो करती हैं जो सैंपल ने, यानी कि केमिकल सब्सटेंस ने, यानी कि अननोन सब्सटेंस ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया है। और क्या बोलते हैं हम इसको? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब आप मुझे बताओ बेटे, मैं आपको जस्ट ये 3-4 लाइनें यहां से पढ़वा देता एग्जाम के लिए तो यही, क्या इससे मजेदार काम बनता? समझ में आता है इससे? नहीं ना बेटे? हाँ बेटे, साधा लाइन स्पेक्ट्रा तो बेटे मैंने बताया नहीं। ये देख सुन, ध्यान दे बेटे, ये देख मैं तेरे को बताता हूँ। ये बता बेटा, ऊपर ये क्या लिख रखा है? देख क्या लिखा हुआ ऊपर, लाइन स्पेक्ट्रा लिख रखा है। और बेटे ये लाइन स्पेक्ट्रा मैंने जो शॉर्ट में बताना था वो तो बता दिया, लेकिन बेटे मैं कब कह रहा हूँ ये आपको कंप्लीट करा दिया, ये नहीं कराया बेटे। ये देख इधर, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के जस्ट बाद का टॉपिक क्या बता? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के जस्ट बाद का टॉपिक। साधव कह रहा है कि सर लाइन स्पेक्ट्रा एक बार शॉर्ट में बता दो। बेटे शॉर्ट में नहीं, पूरा डिटेल में करेंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो? देख बेटे, लाइन स्पेक्ट्रा की शुरुआत हो गई और देखिए पूरा का पूरा लाइन स्पेक्ट्रा, देख कितना अच्छा डायग्राम बना हुआ है। कल डिटेल में करते हैं ना बेटे, शॉर्ट में क्यों करें? देख बेटे, रेड बग की बात आ रही है, देख रेड बग वही आगे, इनका फॉर्मूला करोगे, इनके न्यूमेरिकल करोगे, हर चीज करेंगे बेटे कल, ठीक है ना? यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आज आपको अपना कहां तक अच्छे से स्टडी करना है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, ठीक है, लेकिन नोट्स हैं एग्जाम पॉइंट व्यू से। मजेदार काम कहां से होगा बेटे? जो मैंने आपको ये समझाया है एक्सपेरिमेंटल डाटा की फॉर्म में, यहां से इसको कंप्लीट करो बेटे। हाँ जी बेटे, ठीक है, क्लियर है? सेकेंड चैप्टर के नोट्स तो मैं भेज चुका हूं ना आई थिंक। Yes, sir. Yes, sir. हानि का डाउट है सर, एब्जॉर्ब रेज बाहर निकलती हैं बट जो रेज एब्जॉर्ब हुई उनको एब्जॉर्ब रेज क्यों नहीं कहते? बेटे एक्चुअली में पता है क्या, आपका जो स्पेक्ट्रा बना के आपके सामने रख रहा है वो कौन है? जो अंदर एब्जॉर्ब हो गई या जो बाहर अभी एमिट हो रही है?
जो बाहर अभी एमिट हुई हैं, ठीक है, इनको एब्जॉर्ब्ड रेज क्यों बोला? क्योंकि इन्हीं से स्पेक्ट्रा बन रहा है। और क्या नाम है स्पेक्ट्रा का? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और बेटे एक और है ना, ये तो सिर्फ एक लैंग्वेज का फर्क है, जो मर्जी बोल दें, लेकिन उन्होंने जो हमें बोल रखा है ना, तो हमें लैंग्वेज वही यूज करनी पड़ेगी बेटे। ओके चेक मैं कर देता हूँ, आपका कुछ काम पेंडिंग है, चेक आज वो कंप्लीट करो। और बेटे मैं आप लोगों को ना स्क्रीनशॉट डेफिनेटली सेंड कर देता हूँ, ठीक है, कल वाले भी सेंड कर देता हूँ, आज वाले भी सेंड कर देता हूँ। मुझे क्यों लग रहा है कल वाले मैंने सेंड कर दिए शायद से। No, sir. ओके बेटे मैं सेंड कर देता हूँ, मैं डेफिनेटली, यानी कि परसों वाले लेक्चर का भी स्क्रीनशॉट मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो बेटे आज हम इतना ही करते हैं, ओके। होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिवाइज अपना जरूर कर लेना। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आज 2 o'clock क्या होगा? बैकअप क्लास है 2 o'clock। और बैकअप क्लास में हम क्या करने वाले हैं बेटे? मोल कॉन्सेप्ट प्लस इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है बेटे। मनदीप, अगर 7 मैं यहाँ पे वेवलेंथ लूंगा और उसमें से कितनी एब्जॉर्ब होंगी, वो बेटे मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है केमिकल पे। मैंने 5 वेवलेंथ ली, 5 में से मैंने 2 एब्जॉर्ब करवाई। तेरे को क्या लगता है सच में हमेशा 2 एब्जॉर्ब होती है? क्या सच में हमेशा 2 ही एब्जॉर्ब होगी? बिल्कुल भी नहीं बेटे, बिल्कुल भी नहीं। 2 एब्जॉर्ब तो मैंने लेट किया आपको समझाने के लिए, ठीक है बेटे। ऐसे अगर आप 7 वेवलेंथ ले रहे हो सकता है केमिकल के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट छुपे हैं 3 एब्जॉर्ब कर ले, हो सकता है 5 एब्जॉर्ब कर ले, और हो सकता है बेटे तूने ब्लैक कलर का कोई केमिकल कंपाउंड ले लिया, सातों की सातों रेडी